फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरोग्य। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना केसेस दिन पर दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें खुद का ख्याल अपने आप ही रखना होगा। तो आज मैं मिलवाती हूँ आपको डॉक्टर जे.के. सक्सेना, जो कि जनरल फिजिशियन है। वो कुछ बताएंगे आपको कोरोना से जुड़ी खास बातें। मैं डॉक्टर जे.के. सक्सेना, फिजिशियन। मैं आज आपको कुछ कोरोना के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, समथिंग जो कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। और कई चीज़ें हैं जो कि आप देखते हैं, आपको जान के भी अनजान रहते हैं या आपको कुछ पता नहीं होता है। कई चीज़ें आप सिर्फ यूट्यूब के या इधर उधर के से पढ़ते हैं और आप अपनी कुछ हाफ बेक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे साथ कोरोना में है, हमारे पास जो सबसे बड़ा इलाज है वो है कोरोना का प्रिवेंशन करना, उससे बचना। और बचने का सबसे बढ़िया तरीका है मास्क, सैनिटाइज़र एंड डिस्टेंस। ये तीन चीज़ है। अब मास्क में मैंने देखा कि लोगों को पता ही नहीं कि मास्क कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना। किसी ने अपने नाक के नीचे लगा रखा है, किसी ने। लोगों के दिमाग में यही है कि जी मेरा कहीं फ़ाइन ना हो जाए, कोई मुझे कुछ कह ना दे, एक मास्क लटका रखा है कि जी ये मेरे को सिर्फ इससे बचाएगा। देखिए, जब आप मास्क पहन रहे हैं, N95 मिलता है तो N95 पहनिए, या एक नॉर्मल मास्क मिलता है, या गामछे का आप प्रयोग करते हैं, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कहीं से वो खुला ना रह जाए। मास्क लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, कहते हैं हम उसी चीज़ से ब्रीथ करते हैं, बट यस आज है अनकंफर्टेबल, लेकिन ये आपके लिए एक नेसेसिटी है। और मास्क का थोड़ा अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी भी है। अगर मेरा मास्क लूज़ है, लूज़ फिट है, ड्रॉपिंग है, देन इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक पीस ऑफ क्लॉथ, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। तो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल के साथ हमें अपने आप को अभ्यस्त कर लेना है। हमें ये देख लेना है कि हाँ मेरे को ऐसा होता है, तो आप अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी रखें। तो फर्स्ट थिंग, हमने अभी मास्क की बात की। मास्क मैंने बता दिया किस तरीके से, तो मास्क आपने इस्तेमाल कर लिया। दूसरी चीज़ आती है सैनिटाइजेशन के लिए। आपने सुना होगा, आप अपने हैंड वॉश रखें। किसी भी जगह जाते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं तो हाथ में, आई विल प्रेफर कि आप लोग अपने साथ एक सैनिटाइज़र हमेशा कैरी कीजिए। एक पॉकेट में, पर्स में, बैग में, किसी में भी, कहीं भी चीज़ जाते हैं और आपको सस्पिशियस सी लगती है कि, तो आप हमेशा उसको अपने हाथ को कीजिए। हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप घर में आते हैं, अपने अच्छे से हाथ को उसको रगड़ रगड़ के रखें। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस। और डिस्टेंस के जो मैंने देखा, मास्क भी लोग पहन लेंगे, सैनिटाइज़र भी कर लेंगे, लेकिन डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। डिस्टेंस हमें मिनिमम 6 फुट का चाहिए, और मोर द बेटर। ठीक है, 8 फीट, 2 गज़ का जैसे बोला जाता है, 2 गज़ का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कई बार लोग दुकान पे चले जाते हैं, सब्जी वालों से कह रहे हैं सब्जी वाला इधर है, उसका बीच में ठेला है, डिस्टेंस है नहीं, और आप बिल्कुल उसके साथ लगे हो। सब्जी वाले ने भी मास्क नहीं पहना। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत बारीकी नोट की हैं कि लोग खासतौर पे दुकानों में चले गए, कॉस्मेटिक्स, केमिस्ट, किसी भी दुकान के अंदर चले गए। एक दुकान एक क्लोज्ड स्पेस है, ध्यान रखिए। Not all shops are open from 3 side, 4 side or whatever. Most of the shops are small, closed space, and they will have multiple customers. You are probably not maintaining the safe distance from either the shopkeeper or from the customers. So always ensure, don't be in a hurry. Ensure that other customers who have done their shopping, they are out, then only go in. Of course, it is the duty of the shopkeeper himself to see customers come to him one after other, and they just don't crowd up the shop. So wherever we are going, even we are going outside on the street, we have to be very careful. Whenever we are walking, we should see that we are walking, there has to be a reasonable distance from somebody walking alongside us on the left side, right side, or in front or back of us. तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब ये हमने सब कर लिया, we have ensured कि हमें ये बीमारी होने का खतरा कम से कम है, लेकिन फिर भी बीमारी हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि हमने तो अपनी पूरी प्रिकॉशन ली, लेकिन जो हमारे साथ लोग रहते हैं, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हो सकता है उनमें से कोई कहीं गया, आया गया, और उसने वो प्रिकॉशन नहीं ली, और बाहर से उसने जाके इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट कर लिया, और देन आई एम एट अ रिस्क ऑफ कैचिंग अप द इन्फेक्शन। अब देखिए, कौन से लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीमारी बड़े लोगों के लिए, ख़ास तौर पे 50 से ऊपर लोगों के लिए ख़तरनाक है। और साथ में अगर एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कोमॉर्बिडिटीज़ मीन्स कि और कौन कौन सी बीमारियाँ जो आपकी क्रॉनिक हैं, जो आपके साथ लगी हुई हैं, जिनकी आप दवाइयाँ लेते हैं, जैसे हाइपरटेंशन। आप
ब्लड प्रेशर हाई है, आप उसकी दवाई लेते हो, इट्स अ कोमॉर्बिड कंडीशन. हाइपरटेंशन हैज़ इफेक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, एवरीथिंग, यू नो. तो ये एक हमारे लिए हाइपरटेंसिव है, आपको एक रिस्क फैक्टर बन गया, आपका एक रिस्क फैक्टर ऐड हो गया. यू कुड बी डायबिटिक एज वेल, हाइपरटेंसिव भी डायबिटिक, दिस एड्स अनदर रिस्क. साथ में आपको किडनी डिजीज़ है, ये एक अनदर रिस्क, और साथ में हार्ट डिजीज़ है, ये अनदर रिस्क, और लिवर की भी है, बाई चांस एस्थमेटिक है, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ है, स्मोकर्स रहे हैं, तो ये सारे रिस्क बढ़ के आपकी एक माइल्ड बीमारी को सीधा मॉडरेट बना देती है. माइल्ड बीमारी क्या है? माइल्ड बीमारी में जिसमें हल्का फुल्का बुखार आया, जुकाम आया, खांसी हुआ, आप आइसोलेट हुए, घर में रहे, ठीक हो गए 10-15 दिन बाद, और दिस इज़ माइल्ड. मॉडरेट में क्या होता है? मॉडरेट में ये बीमारी जो है ये निमोनिया का रूप ले सकती है. आपके चेस्ट में सिम्टम्स आ सकते हैं, अगर आप एक्सरे करवाने जाएं तो कुछ धब्बे आएंगे, जो कि एक एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करके बता देगा जी आपके एक्सरे में कुछ धब्बे हैं. यहाँ पे जब बीमारी आ जाती है, जब आप ये जो इस फेज़ में आ जाते हो और साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, देन यू नो, या तो आप इनपेशेंट होकर ट्रीटमेंट करें, और अगर एज अ आइसोलेट होकर भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर मैं देख रहा हूँ कि लोग आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं, अपने पास बीपी अपरेटस भी रखते हैं, ग्लूकोमीटर भी रखते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर भी रखते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर भी रखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन है, यू मस्ट रिकॉर्ड योर बीपी. अगर आपका देख रहे हैं कि बीपी 140-90 से ऊपर जा रहा है, योर एज इज़ अबाउट 50 एंड इट्स गोइंग क्रॉसिंग दैट, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर. मे बी आजकल वीडियो कंसल्टेशंस बहुत कॉमन है, उनसे पूछिए, आप बताइए मैं ये दवाई ले रहा हूँ, प्रोबेबली द डॉक्टर विल ऐड अनदर मेडिसिन. वी हैव टू कीप आवर बीपी लेस देन 140/90, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेसर द बेटर. इफ वी कैन गो डाउन टू 135/85, इवन मोर बेटर. सिमिलरली ग्लूकोमीटर है, आप अपने ग्लूकोमीटर से बराबर चार्ट कीजिए. फास्टिंग, प्री मील्स, पोस्ट मील्स, दिन में 6 बारी कर सकते हैं, वेल एंड गुड. 2 बारी कर सकते हैं, 4 बारी, डिपेंडिंग ऑन जैसे आपके कन्वीनियंस हो, आप उसके से चार्ट कीजिए, और देखिए आपका ब्लड शुगर आगे ना जाने पाए. अगर जा रहा है, अगेन गेट बैक टू योर डॉक्टर, उससे पूछे डॉक्टर साहब मेरा ये ब्लड शुगर आ रहा है, प्रोबेबली ही विल ऐड मेडिसिन. ठीक है, ये आपका हो गया. सिमिलरली किडनी डिजीज़, आप जब भी जाएंगे तो शुरू में तो कुछ टेस्ट होंगे ही होंगे आपके, ठीक है ना. आपके रीनल पैरामीटर्स किए जाएंगे, आपके लिवर पैरामीटर्स किए जाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाएगा, ये सब तो ज़रूरी है ही है. इसके अलावा कई स्पेशल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं फेरिटिन लेवल्स हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स हैं, ये सब इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं. ये हमें बताते हैं कि भाई हाँ, ये लंग्स के अंदर जो है कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस तो सेट इन नहीं हो गया है. और फिर अब इन्फ्लामेशन के बाद कई बार थ्रोम्बोटिक इवेंट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए और स्पेशल टेस्ट हैं, डी डायमर्स वगैरह करके हैं. ये बहुत स्पेशल टेस्ट हैं, ये सब शायद आप नहीं समझ पाएंगे, वो एक लेट स्टेज है. हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं कोमॉर्बिड कंडीशन है मेरी, तो आई एम ऑलरेडी मतलब माइल्ड डिजीज़ होते हुए भी मैं मॉडरेट में हूँ. एक तरीके से ये अपने मन में सोचना है, ठीक है, अपने पैरामीटर्स कंट्रोल करने, क्योंकि कई ऐसी दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, आपके लंग्स में काफ़ी ज़्यादा धब्बे आ गए हैं, तो डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं. स्टेरॉइड इन टर्न विल इंक्रीज योर ब्लड शुगर, इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर ब्लड प्रेशर. तो अगर स्टेरॉइड्स आपको देने पड़ गए और आपका ब्लड शुगर और ऊपर बढ़ गया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप ऑलरेडी ओरल दवाइयाँ खा रहे हो डायबिटीज़ के लिए, आपको शायद इंसुलिन भी लेना ना पड़ जाए. तो ये कहने का मतलब ये है कि बीमारी तो ये हो जाएगी ठीक, लेकिन जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, दे आर प्लेइंग हैवॉक, दे आर इन फैक्ट द मेन रीजन फॉर फर्टिलिटीज. तो आप अपनी कोमॉर्बिडिटी को कंट्रोल कीजिए. आई विल रिकमेंड ऑल मेन ओवर 50, इवन माइल्ड डिजीज, आप एकदम माइल्ड से यू स्ट्रेट अवे फिट इनटू माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी. एक मेरे पास 25 साल का लड़का है, सेम सिम्टम्स, फीवर है, हल्का सा गला खराब है, हल्का सा जुकाम है, बॉडी एक्स हैं. यू आर 55, तुम्हारे भी सेम सिम्टम्स हैं, बट दैट बॉय इज माइल्ड केस, यू आर माइल्ड टू मॉडरेट बिकॉज ऑफ योर कोमॉर्बिडिटीज. एंड येस, इफ इट फ्लेयर्स अप, then of course moderate है, and moderate के बाद severe है. They all the moderate and severe cases do require hospitalization. घर में क्या कर सकते हैं? घर में हमें अपने पैरामीटर्स को करने हैं. अब ये तो हम सवाल कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों का जो बीपी देख सकते हैं. जैसे हमारे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको देख ही नहीं पाते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको
किसी को बोलो भैया 1000-1200 से सस्ता ग्लूकोमीटर आ जाएगा, 1000-1200 की उसका ऑक्सीमीटर आ जाएगा, बीपी अपडेट, ये सीधा 5 से 6 हज़ार रुपये का बंदे के ऊपर बर्डन है। और वैसे ही ये जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की आमदनियाँ उतनी नहीं रह गई हैं, कमाइयाँ भी कम हो गई हैं, तो ये 5 से 6 हज़ार रुपये का जो ये बर्डन एक बंदे के ऊपर आ रहा है, इसके लिए मैंने सुना है गवर्नमेंट आजकल ऑक्सीमीटर भी दे जाती है आपको, जब वंस दे नो यू आर पॉजिटिव वो आपके घर में आपसे कंसल्टेशन भी करते हैं, ऑक्सीमीटर भी देते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ऑक्सीमीटर लोगों के पास नहीं है, ऑक्सीजन गिर गया, ड्रॉप डाउन कर गया, लेस देन 90 चला गया, पेशेंट को नहीं पता, बिकॉज इस बीमारी में खास तौर पे जो हाइपॉक्सिया, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डाउन जा रही है, इट इज़ कॉल्ड हाइपॉक्सिया। बंदे को पता ही नहीं चलता, वो सोचता है मैं ठीक हूँ, और देखते हैं बाद में कि it's become a grave emergency, patient has to be in ICU, the oxygen level has fallen less than 90, which is in fact a very serious condition। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एंड इफ़ यू आर अ मेल itself is a risk factor, male adds to your risk। जैसे आपने देखा होगा पेपर में, अगर जितने भी फर्टिलिटीज़ देखते हैं, 2/3 इज मेल एंड 1/3 इज फीमेल। Similarly, 40% is people who are more than 50-55 years. Younger people have a very good outcome, but unfortunately, old people with comorbidities, I'm not saying they have a bad outcome, बहुत अच्छे लोग भी ट्रीट हो रहे हैं। अगर आप देखें, अगर ओवरऑल फर्टिलिटी रेट भी देखें, आज दिल्ली शहर में वी आर जस्ट अ लिटिल ओवर 2%। इट मीन्स हमारे 97% से ऊपर बंदे ठीक हो रहे हैं। तो जो भी आपका डॉक्टर बताया था, आप गो थ्रू दैट प्रोटोकॉल और गो थ्रू दैट ट्रीटमेंट, बी इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर ऑन फोन। अगर आप बहुत नीचे के तबके के हैं तो गवर्नमेंट ने वैसी व्यवस्था कर रखी है, उनका वर्कर आपसे टच में रहता है, वो आप अपने जो भी चीज़ें हैं आप उनसे बताइए, वो हो सकता है आपको ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड करें। वो उन्होंने आजकल एम्बुलेंस के नंबर्स भी दे रखे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है हेल्पलाइन एम्बुलेंस से मिलिए, आपको खास तौर पे सांस फूल रहा है तुरंत एम्बुलेंस घर पे बुलाइए, वो आपको लेके जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने। एट द एंड ऑफ इट नथिंग टू फियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी अवेयर। ये सेशन कितना इन्फॉर्मेटिव था ना, मेरे लिए तो था, आई होप आपके लिए भी होगा। और ऐसी हेल्थ अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आरोग्य के साथ। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल आरोग्य को।